एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। रक्षा मंत्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दूसरे लाइन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन करने के लिए बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने दूसरे LCA के प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही रक्षा मंत्री वहां 3 से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले एरो इंडिया शो में भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री ने कहा, कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद शो में लोगों की हिस्सेदारी सराहना के लायक है। आगे रक्षा मंत्री ने कहा, पिछले महीने सुरक्षा पर आयोजित कैबिनेट कमेटी की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने सबसे बड़े स्वदेशी रक्षा समझौते को मंजूरी दी थी। ये डील 48,000 करोड़ की है, जिसके तहत 83 LCA लड़ाकू विमान तेजस विकसित किए जाएंगे। पिछले महीने रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु स्थित भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड उत्पादन केंद्र का दौरा किया था। इस दौरान रक्षा मंत्री ने देश की पहली स्वदेश में विकसित चालक रहित मेट्रो कार का उद्घाटन भी किया था। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आम बजट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, 2021 और 22 के लिए पेश किया गया बजट किसान, मध्यम वर्ग, महिलाओं और गरीबों समेत प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये बजट सर्वसमावेशी और आत्मनिर्भर भारत की मंशा के अनुरूप है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड-19 काल में 135 करोड़ भारतवासियों के लिए आम बजट बनाने की चुनौती को सरकार ने बहुत ही प्रभावी ढंग से स्वीकार किया है। बजट को मुश्किल परिस्थितियों में बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा, ये बजट सर्व कल्याणकारी है। ये अर्थव्यवस्था को गति देने एवं देश के हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य करेगा। अंत्योदय की भावना को साकार करता ये वर्तमान आम बजट अभिनंदन के योग्य है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्नत में मील का पत्थर साबित होगा। इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित होगा। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा को देखते हुए सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सड़कों पर कटीली तारें, बैरिकेडिंग, दीवार, खाई खोदने से लेकर नुकीले सरिये भी डाले जा रहे हैं ताकि किसान और उनके ट्रैक्टर दिल्ली की सीमा में प्रवेश न कर सकें। इसकी तस्वीरें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साझा करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भारत सरकार आप पुल बनाइए, दीवार नहीं। जिसके कुछ समय बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी किसानों को रोकने के लिए बनाई गई बैरिकेडिंग का वीडियो साझा करके मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने हरियाणा दिल्ली सीमा पर सुरक्षा प्रबंध बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसमें पहले दिन दिल्ली पुलिस ने झडोदा बॉर्डर पर कंक्रीट की 3 फुट चौड़ी और 4 फुट ऊंची दीवार बनाई, तो अब वहीं टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के मद्देनजर सड़क पर नुकीले सरिये लगा दिए गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था। सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्षी दलों की इस मांग को खारिज करते हुए कहा, इस मुद्दे पर कल चर्चा की जाएगी, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और थोड़ी देर बाद किसान के समर्थन में विपक्ष लौटा और जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। नारेबाजी चलती रही, जिस वजह से 3 बार राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बैठक पहले 10:30 बजे तक स्थगित की गई, जिसके पश्चात भी नारेबाजी नहीं रुकी तो 11:30 बजे तक, लेकिन आखिरकार तीसरी बार बैठक को 12:30 बजे तक स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा किसान विरोधी कानून वापस लेने को लेकर नारेबाजी की गई। विपक्ष का कहना था, कृषि कानूनों पर सदन में चर्चा की जाएगी। ये गलत धारणा बन रही है कि कोई चर्चा नहीं हुई। इस संबंध में लोगों ने अपने
तर्क पेश किए, लेकिन हर पार्टी ने अपने कार्य को पूरा किया और कृषि कानूनों पर कुछ हद तक कार्यवाही के स्थगित होने के बाद चर्चा की गई। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप भले ही कम हुआ हो, लेकिन लोगों को घने कोहरे से राहत अभी भी नहीं मिली है। देश में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी में गिरावट आई है, जिस वजह से लोगों का आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है, जिस वजह से 4 ट्रेनें देर से चल रही हैं। पिछले कई दिनों से विजिबिलिटी कम होने के कारण लगातार ट्रेनें देर से चल रही हैं और उड़ानों में भी कोहरे का प्रभाव देखा गया है। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में घना कोहरा दर्ज किया गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में तापमान भी लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री कम 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में कल बारिश की आशंका जताई गई है, जिसके चलते दिल्ली वासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट होने की आशंका जताई गई है। सोमवार और मंगलवार को धूप निकलने से बिहार में मौसम सुधरने के आसार दिखे हैं। संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों को लेकर पिछले 2 महीने से दिल्ली सीमा पर किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली में हुई जबरदस्त हिंसा के बाद दिल्ली के सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में हिंसा के बाद कई किसान संगठनों ने आंदोलन से अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद गाजीपुर ने किसान नेताओं और मोर्चा के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि आंदोलन स्थल पर बिजली पानी काटा जा रहा है। इसके साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। शौचालय की संख्या भी लगातार घटा दी गई है और आवागमन के लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं, ताकि आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसानों पर दबाव बनाया जा सके। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की आगे की रणनीति तय करने के लिए कुंडली बॉर्डर पर एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में चक्का जाम किए जाने पर चर्चा की गई थी और 6 फरवरी को चक्का जाम करने का ऐलान किया गया। किसान नेताओं का कहना है ट्रैक्टर परेड में लापता किसानों की जो आधिकारिक जानकारी उनके पास आई है, उस जानकारी के अनुसार लापता किसानों में से 122 किसान विभिन्न थानों में बताए गए हैं और कई किसान जेल में हैं। यूपी गेट पर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों के लिए अलग से बजट और कृषि ऋण को माफ करने की मांग की है। राकेश टिकैत ने सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर निराशा जताते हुए कहा, सरकार को किसानों के लिए मुफ्त बिजली देने की योजना लानी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा कल आम बजट पेश किया गया था, जिस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों को लेकर निशाना साधते हुए कहा, राम के भारत में सीता के नेपाल और रावण की लंका की तुलना में ज्यादा कीमत पर पेट्रोल मिल रहा है। गौरतलब है बजट में पेट्रोल पंप प्रति लीटर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर सेस लगाने की घोषणा की गई है। 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन बजट में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को घेरा है। गौरतलब है प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल पर नई दरें लागू होती हैं। दोनों की कीमतें एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद तय की जाती हैं, जिस वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में प्रतिदिन बदलाव होता है। भारत में जहां 2 स्वदेशी वैक्सीन के बल पर 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया था, जिसके पश्चात भारत ने अपने मित्र देशों को वैक्सीन पहुंचाने के अपने वादे को पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था, जिसमें भारत ने दुनिया के कई देशों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराई है।
लेकिन इन पड़ोसी देशों में पाकिस्तान शामिल नहीं है, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का कहना था कि पाकिस्तान ने ना ही व्यावसायिक तौर पर हमसे वैक्सीन मांगी है और ना ही पाकिस्तान की सरकार ने हमसे वैक्सीन के लिए अनुरोध किया है। पाकिस्तान लगातार वैक्सीन के लिए चीन की तरफ हाथ फैला रहा है। चीन ने स्वदेशी फार्मा कंपनी सिनोफार्म की वैक्सीन पाकिस्तान को देने का वादा किया था, लेकिन चीन का कहना था इसकी सप्लाई के लिए पाकिस्तान अपना विमान भेजेगा, जिसके लिए पाकिस्तान अपने विमान के जरिए वैक्सीन ला रहा है और अगले सप्ताह से पाकिस्तान में टीकाकरण शुरू होगा। पाकिस्तान में सिनोफार्मा की वैक्सीन के साथ साथ रूस की स्पुतनिक 5, एस्ट्राजेनेका समेत ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से तनाव के संबंध रहे हैं। इस समय दोनों देशों के बीच काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी भारत ने बड़प्पन दिखाते हुए पाकिस्तान को हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन भारत की विनम्रता के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। भारत में निर्मित वैक्सीन की पूरी दुनिया में तारीफ की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत की वैक्सीन की तारीफ की है, जिसके बाद भारत ने अपने पड़ोसी देशों के अलावा ब्राजील, मोरक्को समेत 18 देशों को वैक्सीन मुहैया कराई है। वैक्सीन के निर्माण में भारत दुनिया में सबसे आगे है। भारत के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा दवा निर्माता है। भारत में आज कोरोना के दैनिक मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,635 मामले सामने आए हैं। तो वहीं इस महामारी के कारण 94 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कल के आंकड़े 11,427 रहे थे और 118 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज मृत्यु और संक्रमण की कुल संख्या में काफी कमी दिखाई दी है और इस महामारी को मात देने वालों की संख्या भी कल के आंकड़ों से ज्यादा दर्ज की गई है। आज के आंकड़ों के अनुसार 13,423 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जबकि कल 11,858 लोगों ने इस महामारी को मात दी थी। भारत में अब तक कुल संक्रमण का आंकड़ा लगभग 1,07,66,000 के पार पहुंच गया है। तो वहीं इस महामारी से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगभग 1,04,00,000 के पार पहुंच गया है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 1,63,353 है, तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा लगभग 1,54,000 के पार पहुंच गया है। अब तक भारत में कुल 39,50,156 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। म्यांमार में सेना द्वारा तख्तापलट को लेकर पूरे घटनाक्रम के सैन्य जनरलों के खिलाफ प्रतिबंधों का आह्वान कार्यक्रम और अमेरिका ने चिंता व्यक्त करते हुए घटना पर नजर बनाए हुए है। म्यांमार में तख्तापलट और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू को गिरफ्तार किए जाने पर अमेरिका ने म्यांमार की सेना को चेतावनी देते हुए कहा था, अगर म्यांमार की सेना अपने कदम वापस नहीं लेगी तो बिडेन सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। अमेरिका की चेतावनी के बाद म्यांमार सेना पर चौतरफा दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी अपनी प्रक्रिया देते हुए कहा, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान समेत उनके राजनीतिक सहयोगियों की गिरफ्तारी के मामले में वो मंगलवार के बाद उन लोगों से मिलेंगे और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तख्तापलट की घोर निंदा भी की है। यूएन ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से म्यांमार में राजनीतिक बंदियों की रिहाई और लोकतंत्र की बहाली का आह्वान किया था, लेकिन इसमें चीन का नाम शामिल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, SB24 न्यूज, लखनऊ।